अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने लगी हूँ जो कि 2020 में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। और उठते बैठते खाते पीते टीवी देखते हम सिर्फ एक ही लफ्ज़ सुनते थे और वो था सिर्फ कोरोना वायरस। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि कोरोना वायरस आखिर जिसने 2020 में इतनी ज़्यादा तबाही मचाई, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोपियन ममालिक, अफ्रीका के कंट्रीज़ और तमाम दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनमें अमवात का सिलसिला जारी रहा और अभी तक जारी है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगी मैं कि कोरोना वायरस क्या है, आखिर ये वायरस होता क्या है, ये फैलता क्या है, मतलब इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, क्या इसका कोई इलाज मुमकिन है और अगर इसकी कोई ट्रीटमेंट है तो वो क्या है। और जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी लास्ट, वो ये इसकी वैक्सीन के बारे में कि आया इसकी वैक्सीन जो है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो काइंडली आपने वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। तो हो सकता है कि वीडियो जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो, लेकिन आपने स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस से मुतल्लिक सारी बातें जो हैं वो बताई जाएंगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कोरोना वायरस के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि आखिर ये है क्या। कोरोना वायरस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोरोना वायरस जो है दैट इज़ ए वर्ड दैट इज़ डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कोरोना एंड विच मीन क्राउन आर रेथ। कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो वो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है क्राउन या रेथ। सबसे पहले जो कोरोना वायरस का लफ्ज़ है वो दो साइंसदान जून एलिमेडिया और डेविड टेरिल, इन्होंने इस लफ्ज़ को दरियाफ्त किया था। कोरोना वायरस जो है वो काज करता है इलनेस रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड टू सम सिवियर डिजीज़। कोरोना वायरस जो है वो हल्की फुल्की जो है वो कोल्ड काज करता है और उसके साथ अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर आपको पता है कि अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। कोरोना वायरस जो है जैसे कि इसके नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक वायरस है, क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जो कि बैक्टीरियल होती हैं और कुछ होती हैं जो वायरस से होती हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है कोरोना वायरस, ये बेसिकली जो है ये वायरस से फैलती है। और वायरस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डीएनए वायरसेस और एक होते हैं आरएनए वायरसेस। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है और ये इफ़ेक्ट करता है बोथ बर्ड्स और मैमल्स। ये मैमल्स और बर्ड्स दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। जो अपने जानवरों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है बेसिकली आरएनए वायरस है और ये इफ़ेक्ट करता है मैमल्स और बर्ड्स दोनों को। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये एक इनवेलप्ड वायरस है और इसका जो साइज़ है, इसके जो जीनोम का साइज़ है वो 26 टू 32 किलो बेसिस है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अमोंग द आरएनए, मतलब आरएनए जितने भी वायरसेस हैं उनमें ये सबसे बड़ा जो साइज़ है वो जीनोम का वो 26 टू 32 किलो बेसिस है। और इसके एक करेक्टरिस्टिक्स क्लब शेप स्पाइक्स होती है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम क्या है? कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम जो है वो आर्थो कोरोना वेराइनी है या फिर कोरोना वेराइनी है। हर चीज़ का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम होता है। तो कोरोना वायरस जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कोरोना वेराइनी है या आर्थो कोरोना वेराइनी है। कोरोना वायरस सबसे पहले 1930 में जो है चिकन में डिस्कवर हुआ था और चिकन ने, मतलब जो मुर्गी है उसमें रिस्पायरेटरी जो फेलियर है वो देखने में आया था और ये जो है एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है वो
डिस्कवर हुआ था और वो जो वायरस जिसने ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन काज किया था उसे हम इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस कहते हैं। और आजकल चिकन में ये डिज़ीज़ आईबी वायरस के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जानी जाती है। और हर साल कितने ज़्यादा पोल्ट्री के जो बर्ड्स हैं वो आईबी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए कोरोना वायरस जो है वो सबसे पहले 1930 में जो है वो चिकन में डिस्कवर हुआ था। आजकल मीडिया वाले बार बार एक चीज़ बताते हैं हमें और वो है कि नोवल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में तो हमने सुना हुआ है, तो फिर ये नोवल कोरोना वायरस क्या है और कोरोना वायरस और नोवल कोरोना वायरस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी मैं आपको यही बताऊंगी कि नोवल कोरोना वायरस जो है वो क्या है। नोवल कोरोना वायरस जो है वो एक न्यू स्ट्रेन है कोरोना वायरस का और जो कि आइडेंटिफाई हुआ था ह्यूमंस में। ह्यूमंस में जो स्ट्रेन कोरोना वायरस का डिज़ीज़ काज करता है उसको हम नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नोवल कोरोना वायरस इज़ ए न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस विच इज़ आइडेंटिफाइड इन द ह्यूमन बीइंग्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोरोना वायरस जो है वो माइल्ड इलनेस से सिवियर डिजीज़ काज करता है। अब इसमें दो स्टेजेस हैं। एक जो स्टेज है जिसे हम कहते हैं मर्स जो है मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, और जो दूसरी इसकी टाइप है वो है सिवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, उसको हम सार्स कहते हैं। पहली को हम क्या कहते हैं, मर्स कहते हैं, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, सार्स कहते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मर्स है वो सबसे पहले जो है वो कैमल के ज़रिए जो है ह्यूमन में ट्रांसमिट हुई थी सऊदी अरब में 2012 में। और इसी तरीके से जो सार्स है वो 2002 में ट्रांसमिट हुई थी फ्रॉम कैट टू ह्यूमन। तो कोरोना वायरस की दो टाइप्स हैं, एक जैसे कि मैंने आपको बताया है मर्स, और दूसरी जो है वो सार्स है। 2019 दिसंबर में चाइना के शहर वुहान में अचानक जो है नमूनिया की आउटब्रेक हो गई, और 31 दिसंबर 2019 को इस आउटब्रेक को ट्रेस किया गया और पता चला कि ये जो वायरस डिज़ीज़ काज कर रहा है जिससे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है वो कोई और नहीं बल्कि कोरोना वायरस है। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया कोविड-19 का। अब कोविड-19 हम अक्सर सुनते हैं कि कोविड-19 बट हमें ये पता नहीं है कि कोविड-19 का मतलब क्या है। तो कोविड-19 में जो सी हो है वो स्टैंड कर रहा है कोरोना के लिए, और वी आई जो है दैट इज़ फॉर द वायरस, और डी से क्या है, डिज़ीज़। तो कोविड का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो सी ओ है वो कोरोना के लिए, वी आई जो है वो वायरस, डी डिज़ीज़ के लिए, और 19 जो है वो 2019 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डिज़ीज़ है इसकी आउटब्रेक 2019 में हुई थी। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो कोविड-19 रख दिया गया, क्योंकि इसने मोर्टेलिटी मतलब अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो कोविड-19 है। कोविड-19 की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है वो चाइना से हुई थी, और कुछ ही अरसे में ये पूरी दुनिया में फैल गया। और कोविड-19 जो है उसकी जो टाइप है वो टाइप 2 है, जिसे हम सार्स कहते हैं, क्योंकि इसको हम सिवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि कोरोना वायरस है क्या, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब ये जो वायरस है वो कैसे फैलता है या ये बीमारी जो है वो कैसे होती है। तो अब हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे कि आया ये जो बीमारी है ये कैसे फैलती है। सबसे पहली बात ये है कि जो कोरोना वायरस है ये एक कंटेजियस डिज़ीज़ है। कंटेजियस डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ होती है जो कि छूने से फैलती है। वो तमाम डिजीज़ जो छूने से फैलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में फैल जाती हैं। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सबसे पहले तो एक टच है, कि मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने किसी हेल्दी पर्सन को टच कर लिया
हाथ लगा लिया तो उसके ज़रिए जो वायरस है वो इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में आसानी से मुंतकिल हो जाता है। और दूसरा जो इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो ये है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। मतलब अगर कोई पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है, उसकी छींकें, उसकी खांसी के जो ज़रात हैं उसमें वो वायरस मौजूद होता है, तो उससे भी जो दूसरे लोग हैं वो अफेक्टेड होते हैं। और उसके अलावा अगर आपने किसी ऐसी सरफेस को या ऑब्जेक्ट को हाथ लगा लिया है जिस पे पहले से वायरस मौजूद है और वही हाथ आप अपने नाक, कान और आँखों पे लगाते हैं, तो इस तरीके से भी वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। कंटेजियस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक इंसान से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से फैलती है। और यही वजह है कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत कम टाइम में पूरी दुनिया में फैल गया। और इसीलिए उन्होंने यही बात की थी कि क्वारंटाइन किया जाए, ताकि क्वारंटाइन जो है उससे हमें आइडिया हो सके कि कौन से पर्सन्स हैं जो कि एक्टिव हैं, जिनमें मतलब वायरस मौजूद है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कोरोना वायरस का मैंने जिस तरीके से बताया है कि कंटेजियस है, आपका कांटेक्ट होगा किसी इन्फेक्टेड पर्सन से तो ऑटोमेटिकली जो वायरस है वो फैलता जाएगा। अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 14 डेज़ है। इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी डिज़ीज़ का वो टाइम होता है कि जब वायरस के एक्सपोजर से लेके सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होने तक का जो टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज़ है। तो यही वजह है कि 14 डेज़ का क्वारंटाइन का कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन जो पहले से इफ़ेक्टेड है तो वो सिम्टम्स जो हैं वो शो करे, और ताकि हमें पता चल सके कि ये इफ़ेक्टेड है। तो अब बात करेंगे हम कि अगर इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो हैं वो इसके सिवेरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आया जो है वो सिवेरिटी कितनी है डिज़ीज़ की। वैसे आम रूटीन में इसके जो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स होते हैं जिसमें फ़ीवर होता है, कॉमन कोल्ड होती है, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बुखार होगा, खांसी होगी, नज़ला होगा, नमूनिया होगा। और जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं उसमें जीआईटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। और उसके साथ भी जीआईटी सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं जिसमें डायरिया है। और कोरोना वायरस की जो सीवियर स्टेज है उसमें ये किडनी पे भी इफ़ेक्ट करता है, तो वो इसकी बहुत ही ज़्यादा सीवियर जो है फॉर्म है। वरना इसके जो नॉर्मल से सिम्टम्स हैं उसमें यही है कि फ़ीवर, कफ, कोल्ड। और हाँ, सीवियर केस में एक इसका और सिम्टम भी है, और वो ये है कि इसमें लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो जाती है, कि मतलब जो पर्सन इफ़ेक्टेड है वो अपने देखने की जो हिस्स है उसको खो देता है। और मोस्ट सीवियर केसेस में जो है सांस लेने में दुश्वारी जो है वो महसूस होती है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर की नौबत आ जाती है, क्योंकि जो अफेक्टेड पर्सन है वो सही तरीके से सांस नहीं ले सकता। तो क्योंकि उसके लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और अफेक्टेड हो जाते हैं लंग्स उसके, तो इसलिए उसको वेंटिलेटर के ऊपर वो लोग मुंतकिल कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पे उसको आर्टिफिशियल जो है रिस्पायरेशन के ज़रिए जो है उसको ऑक्सीजन दी जाती है। तो इसमें बेसिकली कोरोना वायरस में जो है लंग्स जो है उनका मेन टारगेट होता है वायरस का। और लंग्स जब डैमेज हो जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हमारे वाइटल आर्गन में से है लंग्स, तो फिर जो है इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है, क्योंकि जब उसके लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे। अब हम बात करेंगे कि इसको हम डायग्नोज किस तरीके से कर सकते हैं। कि अगर कोई पर्सन सस्पेक्टेड है कि वो एक्टिव है फॉर द कोरोना वायरस, तो हम उसको किस तरीके से डायग्नोज करेंगे। डायग्नोसिस के लिए आप लैब टेस्ट कर सकते हैं, जिस
तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए आपको सैंपल लेने की ज़रूरत होगी, और सैंपल आप कहाँ से ले सकते हैं? रेस्पिरेटरी सेक्रीशन से ले सकते हैं। दूसरा, आप उसकी स्टोल एग्ज़ामिनेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसकी फीसिस का सैंपल भी ले सकते हैं। और थर्ड नंबर के ऊपर आप उसका ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि ये जो बीमारी है वो माइल्ड टू सिवियर हो सकती है। अगर तो जो है सिवियर एक्यूट अगर तो सिवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, जिसे कि हम सार्स कहते हैं, तो फिर आप ब्लड सैम्पलिंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ब्लड सैंपल लेंगे भी सही तो कभी भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आया जो है पर्सन जो है वो कैरियर है या पॉजिटिव है फॉर द कोरोना वायरस और नॉट। तो लैब टेस्ट में हम डिफरेंट किस्म के लैब टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें RT-PCR है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम PCR कहते हैं, वो सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, बाकी किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आने वाला। तो PCR से भी हम डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर हम नेज़ल स्वैब या फिर हम थ्रोट स्वैब से भी सैंपल डिटेक्ट कर सकते हैं। नेज़ल स्वैब जो हैं जैसे कि नेज़ोफेरेंजियल स्वैब है, उससे भी हम मतलब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो वायरस है वो इफ़ेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को उसने इफ़ेक्ट किया है तो जस्ट जो सिम्टम्स होंगे वो सिर्फ माइल्ड होंगे, जिसमें जनरल कोल्ड है, कफ़ है, और जिसमें फ़ीवर वगैरह है। लेकिन अगर उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है, जिसमें वायरस जो है वो लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है और GIT पे इफ़ेक्ट करता है, जब वायरस GIT के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा तो डेफिनेटली हमें एंटेरिक साइन देखने को मिलेंगे, जिसमें डायरिया वगैरह देखने को मिलेगा। तो फिर आप जस्ट उस केस में जब सार्स की कंडीशन हो गई, मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया है, तो फिर आप ब्लड सैम्पलिंग की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। तो जब सिवियर प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वायरस जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो डिफ़िकल्टी है ब्रीथिंग में वो फील होगी। सारे केसेस में ये होता है कि वायरस जो है वो पर्सन में एक्टिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है कोई पर्सन फॉर द कोरोना वायरस, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होता है कि मतलब पर्सन जो है वो सिम्टम्स और क्लिनिकल साइन जो हैं वो शो नहीं कर रहा होता। तो इस केस में वायरस जो है वो उस पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो डेंजर नहीं होता कि मतलब उसमें वो साइन शो नहीं कर रहा, लेकिन वही पर्सन फिर कैरियर होता है बहुत सारे और लोगों के लिए, तो वो ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू मैनी अदर। तो अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो नेज़ल स्वैब जो टेस्टिंग है वो इसमें हाईली रिकमेंडेड है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नेज़ल टेस्टिंग स्वैब की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई पर्सन है जिसमें एसिम्प्टोमेटिक केस भी है तो वो वायरस जो है वो डिटेक्ट हो सके। और इसी तरीके से मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो नेज़ल स्वैब हैं वो यूज़ करते वक्त आपने हमेशा यूज़ सिंथेटिक फाइबर स्वैब विद प्लास्टिक आर वायर शाफ्ट्स। तो आपने जो सिंथेटिक फाइबर यूज़ करना है स्वैब के लिए तो वो सिर्फ प्लास्टिक का होना चाहिए या फिर वायर शाफ्ट का होना चाहिए। और आपने और नॉट यूज़ कैल्शियम एलेजिनेट स्वैब और स्वैब विद अ वुडन शाफ्ट। आपने कैल्शियम एलेजिनेट स्वैब या फिर वुडन शाफ्ट के साथ यूज़ नहीं करना। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि एज दे बोथ मे कंटेन सब्सटेंसेस दैट इनएक्टिवेट द सम वायरसेस एंड इनहिबिट द PCR टेस्टिंग। तो ये जो वुडन शाफ्ट है या फिर कैल्शियम एलेजिनेट है, ये क्या करते हैं, ये कुछ वायरसेस को इनएक्टिवेट कर देते हैं, तो उससे जो PCR की जो टेस्टिंग है वो मुतासिर हो जाती है। तो इसलिए कोरोना की टेस्टिंग करने के लिए हमेशा सिंथेटिक फाइबर स्वैब यूज़ करने चाहिए। और आपने जब सैम्पलिंग करनी है तो आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने जो नेज़ल स्वैब जब आपने इंसर्ट करना है तो आपने उस स्वैब को दांतों के साथ, गम के साथ या फिर आपने ज़बान के साथ टच नहीं करना, क्योंकि टंग, टीथ और गम के ऊपर अगर कोई और वायरस या बैक्टीरिया मौजूद है और वो आपके स्वैब के साथ टच हो जाते हैं तो वो भी आपकी PCR की जो टेस्टिंग है उसको इफ़ेक्ट करेंगे। तो
स्वैब टेस्ट के लिए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने सैंपल जो है वो फ़ौरी तौर के ऊपर लैब में भेज देने हैं, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा गुजर गया तो फिर हमारे पास फ़ाल्स रिज़ल्ट भी आ सकते हैं। तो ये सारे तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन तरीक़ों से कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं या कोरोना वायरस के कैरियर का पता लगा सकते हैं कि आया कौन से पर्सन में कोरोना वायरस है या नहीं है। और अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट की, कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। पहली बात यह है कि अभी तक इस बीमारी का कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की क्लिनिकल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आया उसमें माइल्ड है इन्फेक्शन या सीवियर है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सपोर्टिव थेरापी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सपोर्टिव थेरापी के ज़रिए जो है पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, और वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। बाकी ट्रीटमेंट ज़्यादातर सिम्प्टोमेटिक होता है कि जो सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं तो आप उन्हीं के मुताबिक जो है इसका ट्रीटमेंट जारी रखें। अगर तो आपको नज़ला ज़ुकाम है तो फिर आपको फ़ीवर की, कोल्ड की जो है मेडिसिन लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये है कि आपको अपनी डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो फिर ये वायरस जो है ये आपको कुछ नहीं कह सकेगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नींद पूरी करनी चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और विटामिन सी जो है आपको अपनी डाइट में जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इसी की तरह कैल्शियम और विटामिन डी को भी आपने अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, और साथ में आपको स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर वायरस खुदा न खास्ता इनहेल हो भी गया है तो उससे उसके मतलब चांसेस होते हैं कि वो आपके लंग्स में नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिज़ीज़ तब ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि जब ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर असर करती है। तो इस तरीके से स्टीम कम से कम आपको हफ्ते में 2 दफ़ा लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सना मक्की का कहवा जो है वो पिया, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। सना मक्की का कहवा और उसके साथ साथ कलवंजी को भी लोगों ने यूज़ किया, और उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो हम सुनते हैं हमेशा कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। तो इस कंडीशन में सिर्फ जो है प्रिकॉशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को जितना कवर करेंगे तो उतना ही आप कोरोना वायरस से बच के रहेंगे, क्योंकि हमेशा से सुनते हैं हम कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। बाकी ये है कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा पीपीई। पीपीई जो है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप उनका इस्तेमाल करें जहाँ भी निकलें आप, ख़ुसूसन जो डॉक्टर हज़रात हैं उनके लिए चाइना से जो है वो पीपीई आए थे, जिसमें उनके लिए N95 मास्क भी थे और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे, जिनमें उन्होंने फेस को भी कवर किया हुआ था, और बाकायदा ग्लव्स थे, और बाकायदा पूरा एक ड्रेस होता था। वो सिर्फ इसीलिए होता था कि जो वायरस है उससे कांटेक्ट ना हो सके, और मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि आप घर पर रहें। तो इसकी जो प्रिकॉशंस हैं मैं अब उसके ऊपर बात कर लेती हूँ। एहतियात करने से आप कोरोना वायरस कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर में जो फ़र्स्ट हमारी प्रिकॉशन है वो ये है कि आपको सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूर होना चाहिए, और उनसे हाथ मिलाने से गुरेज करना चाहिए। और हाथों को आपको धोना चाहिए, या तो आपको किसी अच्छे साबुन वगैरह के साथ धोना चाहिए, या फिर किसी अच्छे हैंड वॉश के साथ, और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। अगर आपको हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज़र के दरमियान फ़र्क पता नहीं है तो आप मेरी एक वीडियो जो कि कंप्लीट मैंने डिफरेंस बिटवीन हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश के ऊपर बनाई है वो आप देख सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज़र में क्या फ़र्क है। और इसी के साथ आपको अवॉइड करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा घर में रहेंगे, स्टे एट होम रहेंगे, तो उतने ज़्यादा वायरस को गेन करने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। और उसी के साथ आपको जो है अवॉइड करना चाहिए बार बार अपने आँख, कान
और मुंह को टच करने के लिए। और कहीं भी आप पब्लिक प्लेस में अगर जा रहे हैं तो अगर आप पीपीई का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। बहुत ममालिक में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी डेथ रेशो या मोर्टेलिटी रेट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ कम रहा है। हालांकि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स भी अडॉप्ट नहीं की। हम पाकिस्तानियों ने मास्क का इस्तेमाल बहुत कम किया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी बहुत कम किया है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक की यह ख़ास रहमत है कि हमारे मुल्क में ये वबा इतनी ज़्यादा नहीं फैली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो हम लोग 5 वक्त जो है वज़ू करते हैं, तो उसमें हम अपनी आँख, नाक और मुंह को धो लेते हैं। तो ये साइंस ने अब आके हमें बताया है कि आप अपने हाथों को धोएं, बार बार धोएं, आप अपने मुंह को धोएं। लेकिन हमारे इस्लाम ने ये बहुत पहले हमें बता दिया है कि आपने वज़ू करना है। सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। लेकिन अगर कोई बात साइंस बताती है तो हम उसको तो फॉलो करते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम अपने इस्लाम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत कम डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जबकि बाकी ममालिक में अगर इसकी बात की जाए तो वहाँ अमवात का सिलसिला जारी रहा और अभी तक जारी है। इतने बड़े बड़े मुल्क, वीटो पावर, अमेरिका, चाइना मजबूर हो गए, उन्हें समझ नहीं लगी कि ये वायरस है क्या। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मुझसे बड़ी ताकत कोई नहीं है। बेशक अल्लाह ताला से बड़ी ताकत कोई नहीं है, और हमें उस चीज़ से सबक हासिल करना चाहिए। 2020 का साल हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा साल है जो कि हमारे लिए एक सबक आमोज़ है। हमें उस चीज़ से सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में ये बताया जा रहा है कि चाइनीज़ ने चमगादड़ खाए और जिसकी वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल गया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हराम और हलाल की तमीज़ रखी है। हम पे हराम जानवरों का गोश्त हराम कर दिया गया है, लेकिन अफसोस कि हमने सिर्फ हराम जानवर के गोश्त को ही हराम समझा है, कभी नाजायज़ तरीके से कमाए हुए पैसे को हराम नहीं समझा। यही वजह है कि कोरोना वायरस में भी बहुत सारे लोगों ने 100 रुपये का सैनिटाइज़र 1000 रुपये का बेचा है, और 20 रुपये का मास्क जो है वो 100 रुपये तक का बेचा है। तो इस तरह के कमाए हुए पैसे क्या वो जायज़ थे? बिल्कुल भी जायज़ नहीं थे। और एक वक्त तो ऐसा आया कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मैं वाहिदुल्ला शरीक हूँ और मुझसे बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए और हमेशा अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको नेकी की तौफीक दे और दीन के रास्ते पे चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अगर इसकी वैक्सीन की बात की जाए तो अभी इसके ट्रायल जारी हैं। बहुत सारे ममालिक ने वैक्सीनेशन तो की है, लेकिन रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिले। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी यूज़फुल नहीं है। साल 2020 में हमने एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना है और वो था कोरोना वायरस। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए ताकि सब लोगों को पता चल सके कि कोरोना वायरस है क्या, ये फैलता कैसे है, इसकी अलामात क्या होती हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं कि जिन पर अमल करके हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च कर वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। तो काइंडली इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।